हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस के बारे में देखेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, मींस क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं, इस बारे में हम लोग देखते हैं। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन करती है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक, इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या चेंजेस वो अपने आप पर करती है जिस कारण से वो एक एडिशनल फंक्शन कर सके। माइक्रोवेलाई सबसे पहला एग्जांपल है माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाई का मतलब हम लोगों ने माइक्रोवेलाई कहाँ पर देखे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखे हैं और कहाँ पर? इंटेस्टाइन्स में देखते हैं। इंटेस्टाइन में हमने देखा क्या होते हैं, विलाई होते हैं। जैसे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन मान लीजिए हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर साइड में कुछ हेयर लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं? विली कहलाते हैं या विलाई कहलाते हैं। इन पर छोटे छोटे जो होते हैं ये क्या लगे हुए होते हैं? माइक्रोविलाई। क्या लगे हुए होते हैं? माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई निकल रहे हैं ये इन्हीं सेल से निकल रहे हैं जो विलाई पर प्रेजेंट होती है। ठीक, अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के। मीन्स यहाँ पर जो भी चीज़ निकल रही होगी वो इससे टकरा के अंदर आएगी, मतलब इससे अंदर की तरफ एब्जॉर्प्शन सरफेस को क्या कर देती है? इंटेस्टाइन के बढ़ाने का काम कर देती है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इवेजिनेट करते हैं, मीन्स सेल से बाहर निकलते हैं। अगर ये सेल है तो सेल से कुछ इस तरीके के ठीक इवेजिनेशन हो रहा है सेल का। अच्छा, कहाँ पर होता है? जितनी भी इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फंक्शन करती हैं, जो दूर से देखने पर कैसा अपीयरेंस देते हैं? ब्रुश वाटर लाइक अपीयरेंस देते हैं। और अगर हम देखें तो एक सेल जो मैंने यहाँ पर एक सेल में इतने सारे बनाए, लगभग कितने माइक्रोविलाई होते हैं? 3000 अप्रॉक्स जो है वो एक सेल के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मॉडिफिकेशन दूसरा देखते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस का। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी दो सेल्स हैं, वो दो सेल्स के बीच में, अब वो दो सेल्स किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हैं? हो सकता है वो सपोर्ट के लिए कनेक्ट हो सकता है वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्ट हो। तो कनेक्ट तो है ना एक दूसरे से, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है कनेक्शन। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस मतलब है बाइंडिंग बॉडीज बिटवीन द एडजेसेंट मेम्ब्रेन। जंक्शन क्या होती है? जैसे दो सेल्स के बीच में कुछ ऐसी बॉडीज है जो दोनों सेल्स को जोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन इन दोनों बॉडीज को या इन स्ट्रक्चर्स को बनाने का जो काम करेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। किस तरह करता है ये देखिए। सबसे पहला है इंटरजिडिएशन, दूसरा है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, प्लाज्मोडेस्माटास। ठीक, ये इतनी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी यहाँ पर जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस में। सबसे पहले इंटरडिजिटेशंस में। अच्छा, डिजिट मतलब क्या होता है? फिंगर। डिजिट मतलब क्या होता है? फिंगर। जैसे मान लीजिए कोई भी दो सेल्स है, इन दो सेल्स ने क्या कर लिया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाले और दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे से कैसी हो गई? कनेक्ट हो गई। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं जो पास वाली सेल्स से साथ में इंटरलॉक हो जा रहे हैं, मतलब कि पूरी तरीके से जुड़ जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या करता है? कांटेक्ट। ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। किस चीज का सरफेस एरिया बढ़ा देता है? एक्सचेंज ऑफ मैटर। अगर इस चीज से यहाँ पर इस सेल से और इस सेल से किसी भी मटेरियल का कोई एक्सचेंज होना है तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इन दोनों के बीच में अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करें तो कितना होता है? 150 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 150 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम बात करते हैं टाइट जंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कुछ प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स जब एक दूसरे के साथ में क्या हो जाती हैं? फ्यूज्ड हो जाती हैं, तो ये क्या काम करती हैं? दोनों सेल्स को रोकने का या दोनों सेल्स को जोड़ने का काम करती हैं। इसीलिए टाइट जंक्शंस के द्वारा जो सेल जुड़ती हैं उनको एडहेसिव सेल्स, और इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? सेल एडहेशन जंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों प्रोटीन आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोटीन है, पूरी प्रोटीन सीरीज में लगी हुई होती है और वहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या चीज होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोटीन नहीं है,
यहाँ पर क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, और लेकिन फिर भी ये यहाँ पर क्या कैसे इस तरीके से जब कोई कनेक्शन होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, गैप जंक्शन कहलाता है। बीच पोर जो प्रेजेंट है इसका एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो पाइप बन रहा है ये किस चीज का पाइप होता है, प्रोटीन पाइप होता है, जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। अब ये किस लिए, जैसे कुछ छोटे से आइंस जाने हो एक सेल से दूसरी सेल में, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जाने हो, तब ये कौन सा जंक्शन बनता है, हमारा गैप जंक्शन बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेस्मोसोम्स और प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे यही दो पूछे जाते हैं, डेस्मोसोम्स और प्लाज्मोडेस्माटास। डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं, मींस मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। जोड़ते हैं तो सेल एडेशन हो रहा है, लेकिन कैसे, मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह देते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक किनारे से प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या आएंगी, बाहर साइड आएंगी, बाहर साइड आकर पीछे जो टोनोफाइब्रिल्स होते हैं, ये जो है इनको बोलते हैं टोनोफाइब्रिल्स। ये टोनोफाइब्रिल्स को क्या करती है, ये प्रोटीन्स इस सेल के टोनोफाइब्रिल्स को, इस सेल के दोनों टोनोफाइब्रिल्स को खींच कर रखती है, जिससे क्या होगा, दोनों सेल्स आपस में जुड़ी की जुड़ी रहेंगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेस्मोसोम्स कहलाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन क्या कहलाया, डेस्मोसोम्स कहलाया। इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ प्रेजेंट है वो कितना होता है, 350 से 500 एंगस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रोटीन नहीं है, अगर ये टोनोफाइब्रिल्स अगर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये प्रोटीन सेल को खींच रही है, इस तरीके का जो एग्जाम्पल है आपको देखने को मिलता है ट्रांजिशनल बार में। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ट्रांजिशनल बार। ट्रांजिशनल बार सेम डेस्मोसोम्स की तरह होता है, केवल और केवल वहां पर टोनोफाइब्रिल्स एब्सेंट होते हैं। एक चीज और याद रखिए, डेस्मोसोम्स जो होते हैं इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल लिंकर, या फिर हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर। ये LINKER लिंकर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटास। प्लाज्मोडेस्माटास क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट सेल है, एक दूसरी भी यहाँ प्लांट सेल है, ये मिडिल लेवल है जो इन दोनों को बीच में रोकेगा। ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है या सेकेंडरी सेल वॉल है। यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इन दोनों सेल्स के बीच में एक लिंकेज बनाता है, यहाँ के एंडोप्लाज्मिक और दोनों ही लिंकेज बना रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया हुआ एक लिंक होता है जो एक सेल के प्रोटोप्लाज्म को दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म से जोड़ता है। मींस यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म में जो चीजें होंगी उसको एक्सचेंज करने का फंक्शन करता है प्लाज्मोडेस्माटास, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल को, जो मटेरियल कहाँ से होते हैं, हमारे प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम लोगों ने ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स देखने के बाद में मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल कोट, शीथ और पोर्स भी देखते हैं। देखिए सेल कोट का क्या फंक्शन होता है, देखिए हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। ये सभी जूसेस जो होते हैं ये पर्टिकुलर इनका अपना एक पीएच वैल्यू होता है जिस पर ये वर्क करते हैं। जब ये पीएच वैल्यू पर अपने वर्क कर रहे होते हैं तो हमें सेल को बचाना होता है। सेल को बचाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, सेल कोट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये सेल कोट किसके द्वारा बनाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया जाता है, ताकि ये बचाए जा सके सेल्स को। अब ये क्या चीज़ होती है, जैसे आपकी सेल है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लग गए, कार्बोहाइड्रेट्स आकर जुड़ गए। क्या जुड़ गए, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के ऊपर जुड़ रहे हैं तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगर कहाँ पर जुड़ रहे हैं, प्रोटीन पर जुड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड जो होती है वो सेल कोट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है शीथ। शीथ क्या चीज होती है, देखिए सेल के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, और लोअर एनिमल्स में क्या पाया जाता है, सीडोपोडिया पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला
प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग आपको देखने को मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के अंदर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। देखिए ये दो व्यापक अलग होते हैं। ऐसे सीलिया और फ्लैजिला की यहाँ पर बात होगी जिनके अंदर 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोफाइब्रिल्स का या ट्यूब्यूल्स का यहाँ पर क्या पाया जाता है, अरेंजमेंट पाया जाता है। उन सीलिया और फ्लैजिला में जैसे मान लीजिए सीलिया है, यहाँ पर रिंग होती हैं, इनको क्या करेगा, बेस पोर्शन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभार सीलिया और फ्लैजिला के बेसल पोर्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को एज अ शीथ दिखाती है। तो शीथ का वर्क हो गया। अगर सेल के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभार पोर्स का भी क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोर्स हो गया। हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से चीज़ एक सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आएगी और दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगी। तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर देखते हैं एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब कभी भी होगा तेजी से होगा। क्यों तेजी से होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, एटीपी। जब एटीपी यूज़ होती है तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा होगा तो हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो रहा होगा, मीन्स ऐसा नहीं है हाई से लो, हो सकता कभी कभार लो से हाई भी ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक, उसके बाद में जब कभी भी हो रहा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ये प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन 110% प्रेजेंट होगी वहाँ पर। कभी भी टेम्परेचर, ऑक्सीजन के बिहाव पर ऐसा नहीं शो करेगा कि यहाँ पर कोई भी इफेक्ट ही ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी इफेक्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो भी इफेक्ट होगा, मीन्स इफेक्शन 110% आपको देखने को मिलेगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप एक साथ होता है, कैल्शियम पंप जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, ये सभी जितने होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं। अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा होता है, स्लो होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, स्लो होगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन नहीं होता है, बाय कंसंट्रेशन होता है, मींस अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। जैसे हाई से हमेशा किस तरफ जाएगा, लो की तरफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है। तो एनर्जी का यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और या नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन आपको 110% देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं इसके दो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। यहाँ डिफरेंट नहीं है, डिफ्यूजन है और दूसरा है ऑस्मोसिस। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सॉल्यूशन दे दिया गया, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने वाटर रखा एज अ सॉल्वेंट। वाटर यहाँ पर क्या है, एज अ सॉल्वेंट हमने दोनों कंपार्टमेंट में फिल कर दिया, ठीक, और बीच में लगा दी एक मेम्ब्रेन। यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स डाले सॉल्ट के, इधर भी हमने क्या 300 मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के डाले। सॉल्ट यहाँ पर सॉल्यूट के फॉर्म में होगा। हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वाटर यहाँ पर कैसा है, सॉल्वेंट है, जबकि सॉल्ट यहाँ पर कैसा होगा, एज अ सॉल्यूट होगा। ठीक, हमने ये बात कर ली। उसके बाद हमने देखा कि अगर यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, 100 सॉल्ट के, तो कितने फ्री है, 900। मीन्स ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, यहाँ पर वाटर कम है इसीलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और कैसा हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा हुआ, डाइल्यूट। तो इधर वाला और जिसका जस्ट अपोजिट वो होगा, ये कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। और कैसा होगा, ये हाइपरटोनिक होगा। पहली बात तो कैसा होगा, हाइपरटोनिक। और दूसरा कैसा शो करेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ये वाला और ये वाला इस तरीके का। हमने कुछ देर बाद देखा कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ से, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। अब क्यों जाएंगे, देखिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा फ्री है और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कम फ्री हैं। इक्विलिब्रियम करने के लिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
टिल द इक्विलिब्रियम बैलेंस बराबर होने तक किसके द्वारा, सेमी परमेबल के द्वारा जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है ऑन द बिहाफ ऑफ सॉल्वेंट। अब यही चीज अगर हम सॉल्यूट के बेस पर देखें तो सॉल्यूशन के बेस पर देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल्स का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। या फिर हम ये बोल दें डाइल्यूट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर होना भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती है, और ये हमेशा बाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ये हमारी जो लगी हुई है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। हमने क्या किया, दोनों सेल्स ली, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और हमने दोनों में ही ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों सॉल्यूशंस में देखा ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक, अब हमने क्या लिया, एक एनिमल सेल ली और एक प्लांट सेल ली, दोनों एक साथ ली। ठीक, और दोनों को हमने किस में रखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। मींस इसके अंदर जो भी आप मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, दूसरी चीज़ का अमाउंट कम होगा जो हम लोग एनिमल सेल्स डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो सेल देखा, हमने देखा जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर वाटर जो है वो बढ़ जाता है। मींस अंदर वाटर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। इससे सेल कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एनिमल सेल रैप्चर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्लांट केस में थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट केस में क्या होता है कि एंडोप्लाज्म जो सेल्स के वाटर जो है वो अंदर की तरफ भरेगा, सेल जो होगी वो थोड़ा सा फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, लेकिन सेल कभी रैप्चर नहीं करेगी। अब रैप्चर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो उसको प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हम सेल्स को रखते हैं तो क्या होता है, एग्जॉस्ट मींस सॉल्यूशन, सेल के अंदर का सॉल्यूशन सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। सेल के अंदर जब सॉल्यूशन बाहर की तरफ आ जाएगा तो कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, थोड़ा सा, ठीक है, टाइट हो जाएगी, कैसी जगह सिकुड़ जाएगी। लेकिन प्लांट सेल में देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस आता है, लेकिन फ्लैसिड भी होगी लेकिन शेप में चेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जितना भी प्लांट के अंदर जो भी स्टोर्ड मटेरियल सॉल्यूट के फॉर्म में होता है वो हमेशा वैक्यूल में भरा हुआ होता है। सारी चीज़ें एक साइड चली जाएंगी, वैक्यूल श्रिंक करेगा, सेल कभी भी श्रिंक नहीं करेगी, जिस कारण से प्लांट सेल जो है वो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, लेकिन ये वैसी ही रहेगी। केवल हमको ये देखने को मिलेगा सारे सेल ऑर्गन एक साइड, वैक्यूल जो है वो कैसा कर गया, श्रिंक कर गया। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ऑस्मोसिस का यूज कहाँ पर होता है तो हम बात करेंगे स्टोमेटा के केस में देखते हैं, मिमोसा प्यूडिका में देखते हैं, छुई मुई का पेड़ होता है, आप कभी भी उसको छूने जाओ आपके टच से सेम इसी तरीके का क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंजमेंट होता है, जिससे क्या हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्मोसिस का कंडीशन। सीड जर्मिनेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हम देखते हैं कि मूवमेंट जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन के लो की तरफ होता है। जैसा नॉर्मल, जैसे मान लीजिए एक सेल है, यहाँ से किसी भी चीज़ कोई भी कंसंट्रेशन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा है जिनको इधर से इधर आना है, तो ये कैसा होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। मीन्स यहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल्स इसके द्वारा यहाँ पर चलेंगे। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी गैस और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में देखने को मिलता है। डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे डिफ्यूज़न जो होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूज़न की प्रोसेस बढ़ेगी। ठीक, जैसा आपने देखा होगा कि ये घर पे कुछ खाना बन रहा होता है, तेज़ टेम्परेचर होता है, तेज़ी से हवा फैलती है, तो ये डिफ्यूज़न का एग्जांपल के बेस पर लेते हैं। डेंसिटी और डिस्टेंस जो होती है, अगर डेंसिटी बढ़ाओगे तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है। डिस्टेंस डिफ्यूज़न की प्रोसेस को कम करता है। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में तो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाता, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, ये इसके द्वारा यहाँ से पास आउट होता है। लेकिन यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट इस तरीके से पास आउट होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन और ग्लूकोज का आरबीसी और लिवर सेल में। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, मीन्स एटीपी का खर्चा। मीन्स आपका यहाँ पर जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा वो एटीपी के साथ में होगा। ठीक,
अब देखते हैं सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम दो बिहाफ पर पढ़ते हैं, एक एंटीपोर्ट और दूसरा सिम्पोर्ट। मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सोडियम भी है पोटेशियम भी है, दो चीज़ें हैं हमारी, सोडियम है पोटेशियम है, सोडियम है पोटेशियम है, ठीक है। यहाँ पर एक चैनल लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक चैनल, ठीक। एक प्रोटीन जब दो सब्सटेंस को एक ही डायरेक्शन में लेके आती है, एक ही डायरेक्शन में जब आती है तो इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट। अगर सोडियम अंदर की तरफ आए, एक ही बार में हो रहा है, एक काम इधर से इस तरीके से हो रहा है, जैसे ऊपर से कोई चीज, इधर से कोई चीज आएगी, यहां से सोडियम को अंदर भेजा, इधर पोटेशियम को बाहर, तो ये प्रोसेस कहलाती है एंटीपोर्ट। सेल के बीच में जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेल के बीच में प्रोटीन है, इधर से अंदर इधर से बाहर कर रहे हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक ही टाइम पर कर रहा है प्रोटीन, तो ये हमारी होता है एंटीपोर्ट और दूसरा हमारा होता है सिम्पोर्ट। नेक्स्ट जो होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स के बाहर निकालने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसी प्रोसेस का यूज करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो चीजें कहलाती है, एक हमारी एंडोसाइटोसिस और दूसरी कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें किसी भी बड़े मॉलिक्यूल्स को डालना है, हमें ये नहीं पता है कि ये जो बिग मॉलिक्यूल है ये फूड है या मतलब सॉलिड है या लिक्विड है, हमें ये नहीं पता। लेकिन हमें इन बड़े मॉलिक्यूल्स को जब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो दो प्रोसेस के द्वारा होता है, एक एंडोसाइटोसिस होती है और दूसरी होती है एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस मतलब कि अंदर ट्रांसफर करना, और अगर बड़े ही मॉलिक्यूल्स का बाहर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये हमारा कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मींस बाहर ट्रांसपोर्ट, किससे बाहर? साइटो मतलब सेल से, ठीक है। तो ये हमारा बाहर ट्रांसपोर्ट है, ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट है। मींस सेल के अंदर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, अब अनडाइजेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि वहां पर ग्लूकोज के डाइजेशन से जो बचा हुआ है जितना भी है, देखिए कभी कभार क्या होता है, कुछ सेल और मील्स से क्या हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको सेल क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको सेल के बाहर भेज देती है। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस में आएगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है वो सेल के द्वारा बाहर भेजे जाते हैं, इस प्रोसेस को सेल वॉमिटिंग या इफेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉमिटिंग या इफेजी बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए सेल को अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर लेना है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पार्टिकल सॉलिड है और इसको सेल को अंदर लेना है, तो आपको याद आ गया होगा जब अमीबा जो फूड को लेता है वो भी प्रोसेस क्या होती है, हमारी सेल ईटिंग कहलाती है, और जो एक प्रकार का एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक अपने आप में चेंजमेंट करती है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेगा और ये टाइम पर ये यहाँ पर आ जाएगा। तुरंत ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की कवरिंग को पूरा करती है और इसको वैक्यूल की फॉर्म में कहाँ भेज देती है, अंदर की तरफ भेज देती है। तो ये हमारी जो प्रोसेस है ये हमें अमीबा में देखने को मिलती है, जो इनवेजिनेशन के कारण होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है फैगोसाइटोसिस। जो सेल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम्स। क्या बोलते हैं? फैगोसोम्स बोलते हैं। सेम यहाँ पर ये होता है, अगर कोई लिक्विड पार्टिकल्स है और अगर वो अंदर की तरफ आ रहा है तो ये हमारी प्रोसेस कहलाती है पिग्नोसाइटोसिस, और जो सेल्स करती हैं इनको हम लोग बोलते हैं पिग्नोसाइट्स बोलते हैं। ये जो वैक्यूल या जो भी नैक्सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, पिग्नोसाइट सेल्स बनाती है, इनको हम लोग बोलते हैं पिग्नोसाइटोटिक वेसिकल। क्या बोलते हैं? पिग्नोसाइटोटिक वेसिकल बोलते हैं। पिग्नोसाइटोसिस के द्वारा दो चीजें अंदर आती है, इंसुलिन आती है, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स आते हैं। फैगोसाइटोसिस जो करती है, कौन कौन करती है? डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज सेल्स और अमीबा में हमको ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ये बनते कैसी हमारे में एंडोसाइटोसिस, तो इन फोल्डिंग के कारण बनते हैं ताकि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर की तरफ लिया जा सके। अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, पिग्नोसाइटोसिस जो होती है ये हमेशा न्यूट्रिशन में वर्क करती है। कहां पर? न्यूट्रिशन के केस में वर्क करेगी। लेकिन जो सेल ईटिंग है ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी वर्क करता है और न्यूट्रिशन में भी वर्क करता है। एंडोसाइटोसिस
और फैगोसाइटोसिस जब भी होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल इसलिए होता है जब भी कभी भी सेल की शेप चेंज होगी तो सेल को एनर्जी चाहिए होगी, जिस यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है वो हमारे किसके एग्जांपल होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे और सेल वॉल के बाद न्यूक्लियस और इसके बाद सभी सेल ऑर्गन को एक एक करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।